कामिनी ने जिस नौकर के मुंह पर जूता फेंककर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी, उसी नौकर के पैरों में गिरकर शहर का सबसे बड़ा वकील गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मालिक, यही वो दस्तावेज है जिन पर आपके हस्ताक्षर के बिना यह हवेली नहीं बिक सकती। यह दृश्य देखकर कामिनी और उसके पति सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उन्होंने पिछले 6 महीनों से जानवरों की से भी बदतर समझा था, जिसे वे अपने घर का बोझ मानते थे, वह असल में इस पूरी जायदाद, इस शहर की सबसे पुरानी और भव्य रघुवंशी हवेली का असली मालिक था। आखिर क्यों एक अरबपति इंसान अपने ही घर में नौकर बनकर रह रहा था, और कामिनी ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहने वाला था। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके रिश्तों की असली कीमत और घमंड का अंत दिखाएगी। बनारस के पुराने शहर की तंग गलियों से दूर गंगा किनारे बनी रघुवंशी हवेली अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती थी। हवेली के आंगन में तुलसी का चौरा था और दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी जो बताती थी कि यह खानदान कभी कितना सुखदार रहा होगा। लेकिन आज इस हवेली के अंदर का माहौल इसकी बाहरी सुंदरता से बिल्कुल विपरीत था। सुबह के 10 बज रहे थे। हवेली के बड़े हॉल में 45 साल का माधव फटे पुराने कपड़े पहनकर झुककर फर्श पर पोछा लगा रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखों में एक गहरा समुद्र जैसा सन्नाटा था। पोछा लगाते हुए उसका हाथ गलती से पास रखे एक महंगे चीनी मिट्टी के फूलदान से टकरा गया। छपाक की आवाज के साथ फूलदान जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। आवाज सुनते ही कामिनी, जो घर की मालकिन और माधव के छोटे भाई सुरेश की पत्नी थी, दौड़ती हुई आई। टूटे हुए फूलदान को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आव देखा न ताव पास पड़ा अपना सैंडल उठाया और माधव की तरफ फेंक दिया। सैंडल माधव के कंधे पर लगा। अरे ओ मुख्तखोर, तुझे दिखाई नहीं देता यह फूलदान तेरे पूरे खानदान की कमाई से भी महंगा था। दिन भर रोटियां तोड़ता है और नुकसान करता है। अगर मेरे पति का बस चले तो तुझे अभी धक्के मार कर निकाल दूं, लेकिन वो ही तुझे दया करके पाल रहे हैं। माधव ने चुपचाप सैंडल उठाया और कामिनी के पास रख दिया। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दीजिए बहू जी, गलती हो गई। मैं भी सफाई कर देता हूँ। गलती हो गई, बस यही रटा रटाया जवाब है। सुन ले माधव, अगर आज शाम की पार्टी में तूने कोई गड़बड़ की या मेरे रईस मेहमानों के सामने अब अपनी यह मनहूस शकल दिखाई तो तुझे इस घर से निकाल बाहर करूंगी, समझ गया? कामिनी ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और पैर पटकती हुई चली गई। माधव ने टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाए। उसकी उंगली में कांच चुभ गया और खून की एक बूंद टपक पड़ी। उसने उस खून को देखा और मुस्कुराया। यह मुस्कान दर्द की नहीं बल्कि एक सब्र की थी। किसी को नहीं पता था कि यह माधव, जिसे आज 2 वक्त की रोटी के लिए गालियां सुननी पड़ रही है, असल में कौन है। माधव और सुरेश सगे भाई थे। 20 साल पहले माधव घर छोड़कर विदेश चला गया था ताकि वह अपने पिता के छोटे से व्यापार को बड़ा बना सके। उसने दिन रात मेहनत की। पिता की मृत्यु के बाद सुरेश ने सारी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन माधव ने पीछे से हमेशा पैसों की मदद भेजी, बिना अपना नाम जाहिर किए। 6 महीने पहले माधव ने सब कुछ छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या उसका भाई और उसका परिवार उसे सिर्फ भाई के रूप में स्वीकार करेंगे या उन्हें सिर्फ उसके पैसे से प्यार है। इसलिए उसने एक नाटक रचा। उसने सुरेश को बताया कि उसका विदेश में सब कुछ लूट गया है और अब वह कंगाल है। सुरेश तो सीधा साधा था। उसने भाई को पनाह दी, लेकिन उसकी पत्नी कामिनी को यह कतई पसंद नहीं आया। दोपहर का समय था। माधव रसोई में बैठा सूखी रोटियां और बची हुई दाल खा रहा था। तभी सुरेश वहां आया। सुरेश अपनी पत्नी से दबता था, लेकिन अपने भाई की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता था। भैया, आप यह सब क्यों सहते हैं? कामिनी का स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपके लिए शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी देख लूंगा। माधव ने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुरेश, तू चिंता मत कर, अपने घर में हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। वक्त वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था कि जिस भाई को वह नौकरी दिलाने की बात कर रहा है, उस भाई की एक दस्तखत की कीमत करोड़ों में है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि घमंड इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन है और परिवार ही असली दौलत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। शाम हो चुकी थी। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। कामिनी ने शहर के बड़े बड़े लोगों को पार्टी में बुलाया था। उसका मकसद था अपनी शान दिखाना और हवेली को एक बड़े बिल्डर मिस्टर खन्ना को बेचने का प्रस्ताव रखना। कामिनी चाहती थी कि इस पुरानी हवेली को बेचकर वे लोग विदेश में सेटल हो जाएं। पार्टी शुरू हुई। मेहमान तरह तरह के व्यंजन का आनंद ले रहे थे। माधव को सख्त हिदायत दी थी कि वो मेहमानों के बीच नहीं आएगा, लेकिन रसोइये की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसलिए कामिनी ने मजदूरी में माधव को वेटर की ड्रेस पहनाकर जूस सर्व करने के लिए भेज दिया। माधव ट्रे लेकर मेहमानों के बीच घूम रहा था। तभी उसकी टक्कर मिस्टर खन्ना से हो गई। जूस की कुछ बूंदें मिस्टर खन्ना के कोट पर गिर गई। मिस्टर खन्ना एक घमंडी बिल्डर थे। आग बबूला हो गए। अंधा है क्या, 2 कौड़ी के नौकर? तुझे पता है यह कोट कितने का है? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इसे नहीं खरीद सकती। कामिनी दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि माधव ने उसके सबके खास मेहमान को नाराज कर दिया। उसने आव देखा न ताव। उसने सबके सामने माधव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम्हें मैंने मना किया था ना बाहर आने से। तुम हो ही इस लायक कि तुम्हें जूतों के पास रखा जाए। माफी मांगो मिस्टर खन्ना से, अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। कामिनी चिल्लाई।
पूरा हॉल सन्न रह गया। सुरेश एक कोने में खड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। माधव ने अपनी सूजी हुई गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब सब्र की जगह एक अंगारा सुलगने लगा था। उसने कामिनी को देखा, फिर सुरेश को देखा। सुरेश ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। यह वो पल था जब माधव का इम्तिहान खत्म हुआ और फैसले की घड़ी आ गई। माधव ने मिस्टर खन्ना से माफी नहीं मांगी, वह सीधा खड़ा रहा। कामिनी ने गुस्से से कहा, सुना नहीं तूने? निकल जा मेरे घर से अभी और इसी वक्त, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। तभी दरवाजे पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से शहर के सबसे नामी वकील मिस्टर दीनानाथ बाहर निकले। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। वकील को देखकर कामिनी का गुस्सा तुरंत मुस्कान में बदल गया। उसे लगा कि वकील साहब हवेली के कागजात लेकर आए हैं ताकि मिस्टर खन्ना के साथ डील पक्की हो जाए। आइए आइए वकील साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर खन्ना भी यहीं है, बस सुरेश जी के दस्तखत लीजिए और इस पुरानी हवेली का सौदा पक्का कीजिए, कामिनी ने झहकते हुए कहा। वकील दीनानाथ ने कामिनी की बात को अनसुना कर दिया। उनकी नजरें हॉल में किसी को ढूंढ रही थी। जैसे ही उनकी नजर फटे हाल कपड़ों में खड़े और गाल पर थप्पड़ का निशान लिए माधव पर पड़ी, वे हड़बड़ा गए। वे तेजी से माधव की ओर बढ़े। कामिनी ने बीच में आकर कहा, अरे वकील साहब, आप उस नौकर के पास क्यों जा रहे हैं? सुरेश जी यहाँ खड़े हैं। लेकिन वकील दीनानाथ ने जो किया उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। वकील ने माधव के सामने झुककर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में डर और सम्मान दोनों था। माधव सर, आपकी यह हालत? मैंने आपको कितनी बार फोन किया तो आपने फोन नहीं उठाया। सर, यह रहे वो दस्तावेज, विदेशी कंपनी के साथ जो 500 करोड़ की डील होनी है वो आपके हस्ताक्षर के बिना अटकी पड़ी है। और इस हवेली को बेचने के लिए भी मुझे आपकी ही अनुमति चाहिए थी, क्योंकि कानूनी तौर पर इस हवेली के मालिक सुरेश जी नहीं, आप हैं। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सन्नाटा इतना गहरा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। कामिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर खन्ना के हाथ से जूस का गिलास छूटकर गिर गया। सुरेश की आंखों में असविश्वास था। कामिनी ने हकलाते हुए कहा, वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं? यह तो कंगाल है, इसका सब कुछ लूट गया था। वकील दीनानाथ ने कामिनी को घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, मैडम, माधव जी का सब कुछ लूट नहीं गया, बल्कि माधव जी रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। अमेरिका, लंदन और दुबई में इनका कारोबार है। यह हवेली जिसमें आप रह रही हैं, यह भी इन्हीं के नाम है। इन्होंने तो बस अपने छोटे भाई के लिए घर छोड़ रखा था। अब माधव ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे से एक वह लाचारी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसे बड़े रसूखदार इंसान का तेज था जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे। उसने वकील के हाथ से फाइल ली और मेज पर पटक दी। बस दीनानाथ जी, माधव की भारी और गंभीर आवाज गूंजी, मुझे किसी डील पर साइन नहीं करना, मुझे बस एक रिश्ते पर साइन करना था जो आज एक्सपायर हो गया। वह धीरे धीरे कामिनी की तरफ बढ़ा। कामिनी डर के मारे पीछे हटने लगी। क्या कह रही थी तुम कामिनी? मैं 2 वक्त की रोटी का मोहताज हूँ, मैं मुक्तखोर हूँ। माधव ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली जो उसने अपनी पुरानी पैंट की चोर जेब में छिपा रखी थी। उसमें एक चेक फाड़ा, उस पर कुछ लिखा और कामिनी के मुंह पर दे मारा। यह लो 1 करोड़ रुपए, यह कीमत है उन सूखी रोटियों की जो तुमने मुझे खिलाई और उस फर्श की जिसे मैंने साफ किया। आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर। सुरेश दौड़ कर आया और माधव के पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे मत छोड़िए। माधव ने अपने भाई को उठाया लेकिन गले नहीं लगाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ अफसोस था। गलती तेरी नहीं सुरेश, गलती मेरी है। मुझे लगा खून का रिश्ता पैसों से बढ़कर होता है। मैंने सोचा था कि मैं वापस आऊँगा, हम सब साथ रहेंगे, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि गरीब भाई का बोझ अमीर भाई की दौलत से ज़्यादा भारी होता है। तुमने मुझे भाई नहीं, एक मजबूरी समझा। कामिनी अब भी सदमे में थी। उसे अपनी आंखों के सामने से करोड़ों की दौलत और यह आलीशान हवेली फिसलती हुई दिख रही थी। वह माधव के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी। भैया जी, मुझसे भूल हो गई, मैं नादान थी, आप तो देवता हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए। माधव ने उसे हाथ से इशारे से रोक दिया। मैं तुम जैसा नहीं हूँ कामिनी, मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर नहीं निकालूंगा। यह हवेली मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। सब हैरान रह गए, इतना अपमान सहने के बाद भी हवेली उनके नाम। लेकिन माधव ने अपनी बात पूरी की। मेरी एक शर्त है, मैं सारी जायदाद, अपना बिजनेस सब अपने पास रखूंगा। तुम लोग इस हवेली में रहोगे, लेकिन तुम्हें हर महीने का खर्चा खुद उठाना होगा। अब तक जो पैसा मैं चुपचाप भेजता था वह आज से बंद। देखते हैं इस हवेली की शान और शौकत तुम लोग अपनी कमाई से कितने दिन बरकरार रख पाते हो। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर अगर आपको लगता है कि माधव ने सही फैसला किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना न भूलें। माधव वहां से मुड़ा। वकील दीनानाथ ने तुरंत अपनी कार का दरवाजा खोला। माधव, जो कुछ देर पहले एक नौकर था, अब एक राजा की तरह उस कार में बैठा। जाने से पहले उसने कांच नीचे किया और मिस्टर खन्ना की तरफ देखा। मिस्टर खन्ना, कोर्ट का पैसा मेरे वकील से ले लीजिएगा और अगली बार किसी के कपड़े देखकर उसकी औकात मत आंकना। कभी कभी कोयले की खदान में भी हीरा पड़ा होता है। कार धूल उड़ती हुई हवेली के गेट से बाहर निकल गई। पीछे रह गए कामिनी और सुरेश, जब अपनी आलीशान हवेली में कैदी की तरह महसूस कर रहे थे। उनके पास छत तो थी, लेकिन उस छत को संभालने वाली वो नींव जा चुकी थी जिसे उन्होंने अपने अहंकार से तोड़ दिया था। अगले कुछ महीनों में ही हकीकत सामने आ गई। हवेली का रखरखाव, बिजली का बिल और नौकरों का खर्चा उठाना सुरेश की छोटी सी नौकरी के बस की बात नहीं थी। जिस कामिनी को
जिस कामिनी को सफाई करने में शर्म आती थी, अब उसे खुद का घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता था। वह हर रोज उस पल को कोसती थी जब उसने माधव के हाथ से झाड़ू छीनकर उसके गाल पर तमाचा मारा था। उसने सिर्फ एक भाई को नहीं खोया था, उसने अपने जीवन के सुख और शांति को ही अपने ही हाथों से आग लगा दी थी। माधव ने शहर में एक अनाथालय खोला जहां वह बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की सेवा करता था। उसने शादी नहीं की, लेकिन उसने हजारों लोगों को अपना परिवार बना लिया। उसे समझ आ गया था कि असली परिवार वो नहीं होता जो खून से जुड़ा हो, असली परिवार वो होता है जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर हो सकता है, और जो फर्श पर है वो अर्श पर। किसी की गरीबी, लाचारी या कपड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। घमंड एक ऐसी दीमक है जो सोने के महल को भी मिट्टी में मिला देती है। रिश्तों की परीक्षा सुख में नहीं बल्कि दुख और अभाव में होती है। अपने बड़ों का, अपने परिवार का सम्मान करें, क्योंकि जब पैसा और शोहरत साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ संस्कार और अपने ही काम आते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं या आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, शायद यह कहानी किसी का नज़रिया बदल दे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।